सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टार्ट के साथ मैं हूं प्रेम, आपके साथ एक नई वीडियो में, हिंदी का वीडियो। इस सीरीज में दोस्तों आज मैं हमारा एक वीडियो हमने कल अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप या तो प्ले लिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप जो है उस वीडियो को देखने के लिए हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, यहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज दूसरा दिन है और आज हम डिस्कस करने वाले संज्ञा। ठीक है, जैसे कि हमने कहा था आपसे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा हिंदी को हम कवर करने वाले हैं, उत्तराखंड को कवर करने वाले हैं। उसके बाद टाइम के अकॉर्डिंग हम सामान्य ज्ञान और बाकी रीजनिंग वाले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे मैं टॉपिक पर चलता हूँ, बस इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक अभी के अभी कर लिया होगा और मेरे साथ इस सेशन में जुड़ चुके हैं। और पूरी सीरीज में आप लोगों के साथ जो है इस सीरीज को चला रहा हूँ। हमारा टारगेट है ग्रुप सी, इस बार वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल और जितने भी फॉर्म भरे गए हैं और उसमें 20 नंबर की हिंदी आती है, वो हमारा टारगेट है। ठीक है, चलिए, तो इस सीरीज में आज दूसरा वीडियो हमारा ये है। तो अभी के अभी प्लीज़ गुजारिश करता हूँ, लाइक वीडियो को कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमने कल जो वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था शब्द भेद, और आज हम पढ़ेंगे शब्द और पद। इसके अंतर्गत जो है पद के भी विभिन्न प्रकार के भेद होते हैं। उसके बाद मैं आपसे थोड़ा आगे फिर बताऊंगा आपको हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने थोड़ा पहले भी आपको बता दिया था इस स्लाइड में कि हम आज संज्ञा पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो दोस्तों शब्द और पद, यहाँ पर आप हेडिंग देख पा रहे होंगे। तो शब्द क्या है? ठीक है, तो शब्द जो है, यहाँ पर एक शब्द है, दो टर्म आ रहे हैं। ठीक है, टर्मोलॉजी पर ध्यान देंगे आप। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक शब्द है, एक पद है। सबसे पहले शब्द मैंने आपको कल बताया था कि इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी रचना को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक, हमने कहा जैसे संज्ञा है मान लेते हैं, या पद है तो प धन द। ठीक है, ये पद बना। ठीक है, तो ये दो वर्ण मिलकर के इन्होंने क्या बना दिया, एक पद बना दिया, यानी कि एक शब्द बना दिया। ठीक है, उसके बाद पद है, तो पद भी होता शब्द ही है, ये दोनों शब्द ही होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब ये कोई शब्द किसी अगर स्वतंत्र अवस्था में रहता है, अलग रहता है, ठीक है, तो तब उसको शब्द कहते हैं। अगर वही शब्द किसी वाक्य के अंदर आ जाता है तो उसको हम पद कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो सेना होती है, फौज होती है। ठीक है, सेना होती है या फौज होती है, तो सेना किससे मिलकर बनती है? विभिन्न फौजियों से, सिपाहियों से या सैनिकों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो विभिन्न सिपाहियों, सैनिकों और फौजियों से मिलकर सेना बनती है। ठीक है, जब अगर कोई व्यक्ति इस सेना के अंदर होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सैनिक बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सैनिक बोला जाता है। लेकिन सैनिक अपने आप में क्या होता है? एक आदमी होता है कि नहीं होता है? सैनिक भी तो आदमी है। ठीक है, अगर ये सैनिक अपनी फौज, अपनी सेना से बाहर कहीं अपने गांव, अपने बाजार में, मार्केट में या कहीं भी ऐसे घूम रहा होगा तो वो एक नॉर्मल आदमी है, इंसान है, उसका नाम राम श्याम कुछ भी हो सकता है, वो है। लेकिन अगर यही आदमी इस सेना के अंदर चले जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? सैनिक कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर कोई शब्द है, वो शब्द अगर स्वतंत्र रूप से पृथक है तो उसको हम शब्द कहते हैं। अगर वो किसी वाक्य के अंदर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है, शब्द जब वाक्य के भीतर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पद कहते हैं। ठीक है, तो शब्द हमने क्या कहा, जब कोई शब्द है वो वाक्य में होता है तो उसको हम पद कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कह देंगे राम ने गाना गाया। ठीक है, तो हमने कहा कि राम ने गाना गाया। देखिए यहाँ पर गाया, गाना, राम, ये सब क्या है? शब्द हैं। ठीक है, लेकिन ये शब्द हैं, जब अगर ये इस वाक्य के अंदर है तो ये सभी जो है पद हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? ऐसी स्थिति में पद हैं। लेकिन अगर ये स्वतंत्र रहेंगे, जैसे राम यहाँ पर स्वतंत्र है, तो इसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है यहाँ तक। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बात करेंगे पद के भेद। ठीक है, भेद का मतलब, देखिए भेद का मतलब होता है प्रकार। ठीक है, भेद भी कह सकते हैं। ये जो है हर किसी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर शब्दों का एक खेल होता है। यहाँ पर जैसे हिंदी पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रकार की जगह भेद वगैरह ऐसे देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो पद के भेद या पद के प्रकार। ठीक है,
टाइप की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो कितने प्रकार के पद होते हैं या पद के क्या क्या भेद होते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर इस टेबल में देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें नंबर 1 है संज्ञा, ठीक है। पद के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और पांचवा अव्यय। हम बारी बारी से इन सभी भेदों को पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा को, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? संज्ञा यानी कि नाउन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे यहाँ पर को ये पेन है, ठीक है। तो ये क्या है? पेन है। और यहाँ पर को आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो चलिए, ताजमहल है। तो ये कहाँ पर है? ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है, ठीक है, आगरा में है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ताजमहल हो, आगरा हो, हम आगरा बोल रहे हैं, ताजमहल बोल रहे हैं, ये पेन बोल रहे हैं, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। और इस व्यक्ति का नाम मान लेते हैं राम है, ठीक है। तो ये कुल मिला के क्या है? ये सभी नाम है। तो संज्ञा का मतलब कुल मिला के क्या होता है? नाम, ठीक है। वो किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है, वो किसी स्थान का नाम भी हो सकता है, वो किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो वो किसी प्रकार का कोई भाव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम इसकी परिभाषा बनाना चाहेंगे संज्ञा की, तो क्या बनेगी? संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या किसी भी गुण का नाम होता है। या फिर संज्ञा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है, तो हम क्या कहेंगे? संज्ञा जो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, वस्तु या गुण आदि का बोध कराती है, उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में ये आपकी परिभाषा बन जाती है, ठीक है। हम संज्ञा को यहाँ पर समझ गए। और दूसरा एक चीज मैंने आपको बताया था कल, विकारी और अविकारी शब्द मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो किस आधार पर शब्दों को विकारी और अविकारी शब्दों में बांटा जाता है, ठीक है। आपको अगर कल की क्लास ली है तो आपको ये पता होगा, विकारी और अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द हमने कहा था शब्दों को किस आधार पर? व्याकरणिक विवेचन के आधार पर हम बांट सकते हैं विकारी और अविकारी शब्दों में। और दोस्तों जो ये संज्ञा है ना, तो संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है, ठीक है। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है, जिसकी वजह से वाक्य में विकार उत्पन्न होते हैं, यानी कि परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम संज्ञा के भेद पढ़ेंगे, ठीक है। तो संज्ञा के भेद, टाइप्स ऑफ संज्ञा, ठीक है। तो संज्ञा के क्या क्या भेद होते हैं, संज्ञा के क्या क्या प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ पर संज्ञा के भेदों को हम इनिशियली 2 प्रकार से बांटते हैं। नंबर 1 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर, या इसको हम रचना या व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी कह सकते हैं, ठीक है, दृष्टि से। उसी प्रकार से नंबर 2 पर है अर्थ के आधार पर या अर्थ की दृष्टि से, ठीक है। संज्ञा को हम जो है 2 प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर 1 रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 अर्थ की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर। 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रचना के आधार पर भी संज्ञा को हम विभिन्न प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर संज्ञा के भेद हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने कहा कि संज्ञा को हम 2 प्रकार से प्रारंभिक रूप में बांट सकते हैं। नंबर 1 रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 प्रकार से बांट सकते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। मैंने कल आपको जब शब्द पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। तो रचना के आधार पर हम शब्दों को बांट सकते हैं, तो उसी तरीके से संज्ञा को भी यहाँ पर बांट सकते हैं। हमने रूढ़ शब्द क्या होते हैं, या रूढ़ जो संज्ञा होती है उसको हम क्या कहेंगे? रूढ़। इसके हम क्या कर सकते हैं? सार्थक खंड कर सकते हैं। अगर आपने कल की क्लास ली आपको ये पता होगा, इसके हम सार्थक खंड जो है नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम कोई भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारे पास हमने कल उदाहरण दिया था घर का, ठीक है। तो घर, घ धन र, ठीक है। इसके कोई भी हमने सार्थक खंड नहीं कर पाए। घ अलग चीज, र अलग चीज, कोई सार्थक खंड इसके नहीं हुई। उसके बाद यौगिक की बात करें, यौगिक के हम क्या करते हैं? सार्थक खंड कर पाते हैं, ठीक है। तो जो संज्ञा होगी, यौगिक संज्ञा होगी, इसके हम क्या करेंगे? सार्थक खंड हम कर पाते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर पनघट एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, पनघट, ठीक है। इसमें 2 टुकड़े करेंगे हम, पन धन घट, ठीक है। तो पन का मतलब और घट का मतलब दोनों का, जैसे हमने कल पढ़ा था विद्यालय, ठीक है, या देवालय, ठीक है, विद्या धन आलय। तो हमने क्या करे? इन दोनों के सार्थक खंड कर दिए, ठीक है। तो यौगिक संज्ञा जो होती है इसके हम सार्थक खंड कर सकते हैं। तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द, जो होते तो यौगिक ही है, ठीक है। क्या होते हैं? होने को ये यौगिक होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें एक विशेष चीज ये होता है, ये एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है, विशेष अर्थ प्रकट
करते हैं, ठीक है, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि ये किसी अन्य के बारे में बताते हैं, अन्य के बारे में बताते हैं, ठीक है। हमने कहा था इसके जो शब्द होते हैं वो कौन से समास के होते हैं, वो बहुव्रीहि समास के शब्द होते हैं। कहा था कि नहीं कहा था, बहुव्रीहि समास के शब्द, इसमें जितने भी बहुव्रीहि समास के शब्द होते हैं वो योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा के भेदों की अगर बात करेंगे तो संज्ञा के भेदों को हम, संज्ञा के प्रकार हम इनिशियली दो प्रकार से करते हैं, रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा अर्थ के आधार पर। हमने यहाँ पर रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद अर्थ के आधार पर। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर यहाँ पर 5 प्रकार से संज्ञा को बांटा गया है, ठीक है। अर्थ के आधार पर संज्ञा को कितने प्रकार से बांटा गया, 5 प्रकार से बांटा गया। इसमें देखिए, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 5 भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब एक एक को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आपने यहाँ पर देख दिया, 5 प्रकार आपने देख लिया यहाँ पर अपनी स्क्रीन में। तो ये 5 प्रकार से हम जो है संज्ञा के कोई अर्थ के आधार पर संज्ञा को बांट सकते हैं, उसके प्रकारों को बांट सकते हैं। अब देखिए इसमें नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक, देखिए यहाँ पर व्यक्ति शब्द आया है, ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। व्यक्तिवाचक जहाँ पर बात आ जाएगी, यहाँ पर इंग्लिश में भी देखिए प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर यानी कि एक व्यक्ति की बात होगी यहाँ पर, ठीक है। केवल किसके बारे में बात होगी, केवल एक व्यक्ति के विषय में बात, ठीक है। तो केवल एक विषय के उसमें बात होगी, और यहाँ पर ये क्या होगा, व्यक्तिगत होगा, ठीक है, व्यक्तिगत होगा, ठीक है। केवल एक होगा, इंडिविजुअल होगा, ठीक है, एक होगा, इंडिविजुअल होगा, व्यक्तिगत होगा। तो ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताएंगे उसे ही हम संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं जो केवल एक होता है, हमने कहा यहाँ पर केवल एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात होगी कि उसको हम व्यक्तिगत कह सकते हैं। इंग्लिश में अगर कहेंगे तो हम उसको इंडिविजुअल कह सकते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल के बारे में बात होगी यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल हमने बोल दिया श्याम, ठीक है, श्याम बोला, ठीक है। तो श्याम बोला तो क्या श्याम एक व्यक्ति है? अगर हम कहेंगे श्याम गा रहा है तो केवल एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, श्याम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो गीता, अल्मोड़ा, भारत, नैनीताल, पिथौरागढ़ या भारत, अमेरिका, कुछ भी हम जो नाम लेते हैं ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है, ठीक है। इसको लिख देते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध, ठीक है, वस्तु का बोध कराता है। क्या कराता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। यहाँ पर श्याम, राम, गीता, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल, अमेरिका, कोई भी किसी का भी नाम हो सकता है। उसके बाद दूसरी यहाँ पर संज्ञा का भेद दूसरे प्रकार का है, ये जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा आप समझ सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एक विशेष जाति के बारे में जो है बात हो रही होगी, ठीक है। तो वो संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराती है, किसी विशेष जाति के बारे में बताती है या पूरी जाति के बारे में हम अवगत कराते हैं, इन शब्दों को क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है। जैसे हमने बोल दिया, यानी कि हमने क्या समझा यहाँ पर, जो पूरी जाति के बारे में, जो पूरी जाति के बारे में हम अवगत कराते हैं, ठीक है। जो पूरी जाति के बारे में अवगत कराते हैं उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के अंतर्गत देखिए, जैसे गाय हो रही है, अगर भैंस बोल रहे हैं, ठीक है, तो गाय भैंस के पूरी जाति के बारे में बात हो रही है। उस तरीके से हमने एक लड़की बोल दिया, ठीक है, तो लड़की की पूरी जाति के बारे में बात हो रही है। उसी तरीके से महिला पुरुष बोल देंगे हम, महिला या पुरुष, ठीक है, तो ये सभी उसके बारे में। उसके बाद हमने बोल दिया नदी, ठीक है, नदी बोला, पर्वत बोला, तो पर्वत बोलेंगे तो पूरी पर्वत श्रृंखला के बारे में बात हो जाएगी। जहाँ जहाँ जितने प्रकार के पर्वत होंगे पूरी पर्वतों की जाति के बारे में यहाँ पर अवगत कराया जाएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल आता है, इसमें से पूछा जाता है कि आप पहचानिए ये कौन सी संज्ञा है, ठीक है। चलिए, जातिवाचक। उसके बाद समूहवाचक, देखिए नाम से ही आपको लग रहा है भाई समूह, यहाँ पर समूह की बात हो रही है, ठीक है, समूह या समुदाय की बात हो रही है, ठीक है। तो समूह या समुदाय की बात यहाँ पर हो रही है, तो ऐसी संज्ञा, ऐसे शब्द यहाँ पर आएंगे, ऐसी संज्ञा यहाँ पर होगी जहाँ पर एक समूह जो है पूरा समूह के बारे में ये बोध कराता है।
ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे, वो संज्ञा जो पूरे समुदाय का बोध कराए या पूरे समूह का बोध कराए उसको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर बिना समूह के इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से परिभाषित करेंगे, हम कहेंगे कि जो पूरे समूह या समुदाय का बोध कराए, ठीक है, जो पूरे समूह या समुदाय का बोध कराए उसको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, अब बिना समूह के, बिना इसका जो है कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लो, समूह या समुदाय के बिना इसका जो है अस्तित्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या समझा, समूहवाचक संज्ञा यानी कि ये पूरे समुदाय का बोध करा रही है, समूह का बोध करा रही है, इसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जो इसके एग्जाम्पल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। ठीक है, समूहवाचक, क्योंकि ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम में दल दिखाई दिया तो दल क्या हुआ, एक आदमी से तो दल बनेगा नहीं। ठीक है, वो समूह या कम्युनिटी के बारे में पूरी बताएगा। ठीक है, उसके बाद सभा, सभा कोई एक सभा नहीं होती है, सभा अगर बोला जा रहा है वहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। ठीक है, कोई झुंड है, झुंड है। ठीक है, समिति है। ठीक है, ये जो है कोई अधिकारी है, अगर हमने बोल दिया अधिकारी हैं, अधिकारी वर्ग है, तो सभी अधिकारियों के बारे में बात हो जाएगी। ठीक है, यानी कि बहुत सारे हैं। उसके बाद गिरोह, ठीक है, गिरोह यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर में लिया सकता है। उसके बाद लट, ठीक है, जो बालों का लट, बालों की लट होती है, ये भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद गुच्छा, गुच्छा है, सेना, ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो एग्जाम में आते हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान रखने पर। वर्ग, टीम, आयोग, ठीक है, आयोग, और पुलिस। ठीक है, तो पुलिस भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा। इंपॉर्टेंट, सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से देख लेना और जो है समझ लेना। उसके बाद आ जाते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा में। दोस्तों द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है। द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है। अब यहाँ पर कुल मिला के ये है कि ऐसी संज्ञा जो हमें किसका बोध कराए, पदार्थ का बोध कराए। ठीक है, या जो मतलब किसी पदार्थ से बनी हुई चीज़ों का बोध कराए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में, वो संज्ञा जिसे मापा तोला भी जा सकता है। ठीक है, पदार्थ है तो मापा तोला भी जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको जो है हम कहेंगे जिन शब्दों से पदार्थों का बोध, ठीक है, पदार्थों का बोध होता है इससे। ठीक है, या पदार्थों से बनी सामग्री, या पदार्थों से बनी सामग्री का बोध। ठीक है, तो पदार्थों से बनी सामग्री का बोध कराता है या पदार्थों का बोध कराता है, तो उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, जैसे हम कहेंगे सोना। अब इसमें 3 चीज़ हो सकती हैं। ठीक है, पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और गैस होते हैं। ये 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और गैस होते हैं। तो कुछ जैसे सोना, ठीक है, सोना क्या है, ठोस है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, सोना क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। द्रव्य अलग होता है, द्रव अलग होता है। द्रव मतलब होता है तरल, लिक्विड, और द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ है। ठीक है, तो द्रव्य का मतलब मटेरियल, पदार्थ है। तो यहाँ पर ठोस में सोना आ जाएगा, चांदी आ जाएगा। ठीक है, ये सारे जितने भी ठोस चीज़ें हैं तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम द्रव्य की बात करेंगे, हमने बोल दिया दूध या तेल। ठीक है, तो ये सब ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर को हमने ये देख लिया। उसके बाद अगर हम गैस की बात करेंगे, तो इसमें हम अगर धुआं, ठीक है, धुआं बोलते हैं, ठीक है, या ऑक्सीजन बोलते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, गैस के अंतर्गत। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण यहाँ पर आपने देख लिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। थोड़ा सा यहाँ पर को समझने लायक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इस चीज़ को समझना थोड़ा सा यहाँ पर को टफ हो सकता है, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया तो भी दिक्कत। एक तो समूहवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा में दिक्कत आती है पहचानने में, दूसरा भाववाचक संज्ञा में दिक्कत आती है पहचानने में। क्यों आती है मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें भाव को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, भाव को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, भाव को इसमें प्रधानता, ठीक है, भाव को प्रधानता दी जाती है इसमें। ठीक है, या जिस संज्ञा, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस संज्ञा को, जिस संज्ञा को
जिस संज्ञा को छुआ नहीं जा सकता है, ठीक है, जिस संज्ञा को नहीं छू सकते, ठीक है, इस संज्ञा को हम नहीं छू सकते। ये भाव है, क्या किसी के भाव को हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। तो ऐसी संज्ञा को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मिठास हमने बोल दिया, ठीक है, क्या मिठास को आप छू सकते हो? ये एक भाव है, मिठास एक भाव है, ठीक है, हम इसको छू नहीं सकते। बचपन, ठीक है, मानवता, ठीक है, ये एक प्रकार के भाव होते हैं, हम इनको छू नहीं सकते। इसमें क्या हो रहा है? हमने भावों को प्रधानता दी, तो ये सब संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा। दोस्तों एग्जाम में जो है एग्जाम्पल आ जाते हैं मिठास, ठीक है, तो इसमें मिठास को पहचानना है कौन सी संज्ञा है या फिर ये क्या है, मिठास क्या है आ जाएगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, विशेषण, ये वो वगैरह कुछ भी आ सकता है, तो आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से सारे एग्जाम्पल जो है एग्जाम में आते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं दोस्तों, जो भाववाचक संज्ञा होती है ये कई प्रकार से बनाई जा सकती है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा जो है जो है 5 प्रकार से बना सकते हैं हम भाववाचक संज्ञा को, ठीक है। भाववाचक संज्ञा को 5 प्रकार से बनाया जा सकता है, ठीक है, बनाया जा सकता है, ठीक है, 5 प्रकार से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो नंबर 1 दोस्तों हम कर सकते हैं इससे संज्ञा से, ठीक है, संज्ञा से, ठीक है, संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई संज्ञा है तो उससे हम जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया बच्चा, ठीक है, जैसे हमने बच्चा बोल दिया, ठीक है, तो बच्चा बोला तो उससे हम बना सकते हैं बचपन, बचपन बना दिया, भाववाचक संज्ञा है, ये है भाववाचक संज्ञा, ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद हम बोल सकते हैं भ्राता बोल सकते हैं, या भाई, या भ्राता, भ्राता बोलेंगे तो इससे क्या बन जाएगा? भ्रातत्व, ठीक है, बनेगा कि नहीं? भ्रातत्व। तो इस तरीके से हम जो है इसको बना सकते हैं। या पुरुष, ठीक है, तो पुरुष कहेंगे तो इससे क्या बन जाएगा? पुरुषत्व बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? संज्ञा से इसको हमने संज्ञा से बना दिया भाववाचक संज्ञा, ठीक है, किसी भी संज्ञा से हो सकता है वो, तो भाववाचक संज्ञा बन गया। और दूसरा हम बना सकते हैं दोस्तों सर्वनाम से, ठीक है, हम सर्वनाम से भी जो है क्या कर सकते हैं? सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर ये सर्वनाम है, ये भाववाचक संज्ञा इधर बनेगी। जैसे सर्वनाम क्या होता है? अपना, ठीक है, तो अपना है तो भाववाचक संज्ञा अपना का सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगा? अपनापन, ठीक है, अपनापन बन गया। उसी तरीके से हमने बोल दिया मम, ठीक है, मम मतलब मेरा, तो इससे क्या बन जाएगा? ममत्व, ममत्व, ठीक है। यहाँ पर हमने बोला निज, तो इससे क्या बन जाएगा? निजत्व, ठीक है। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बन गया। अगला जो है नंबर 3 है विशेषण, ठीक है, विशेषण से भी हम जो है क्या कर सकते हैं? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं हम विशेषण से। देखिए विशेषण क्या होते हैं? हरा, मीठा, कठोर, ये सब विशेषण होते हैं। जैसे हमने हरा बोला, ठीक है, तो हरा से क्या बन गया? हरियाली, हरा से हरियाली बन गया, तो भाववाचक संज्ञा बन गया। उसी तरीके से हमने मीठा, विशेषण है मीठा, तो इससे क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा मिठास, ठीक है, मीठे से मिठास बन गया। उसी तरीके से कठोर, कठोर से क्या बन जाएगा? कठोरता, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि विशेषण से भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। चौथा आ गया यहाँ पर क्रिया से, ठीक है, इधर क्रिया है और इधर जो है भाववाचक संज्ञा है। देखिए क्रिया और भाववाचक संज्ञा, जैसे क्रिया क्या है? हमारे पास दौड़ना है, ठीक है, क्रिया दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सभी क्रियाएं होती हैं। तो दौड़ना क्रिया है, दौड़ना क्रिया से हम क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, दौड़ हो जाएगा, ठीक है। खेलना, ठीक है, खेलना एक क्रिया है, तो इससे खेल बन जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यहाँ पर कोई एक आपको मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद अव्यय जो होते हैं दोस्तों, अव्यय से भी जो है हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अव्यय और इधर जो है भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। तो हम अव्यय के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अव्यय है दूर, ठीक है, तो दूर से हम क्या बना देंगे? दूरी बना, दूर से दूरी बन गया, ठीक है, दूर से दूरी बन गया। उसके बाद समीप, मान लेते हैं समीप है हमारे पास, तो समीप से क्या बन जाएगा? समीपत्व,
ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है विभिन्न प्रकार से, हमने कहा कि 5 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग, स्पेसिफिक यूजेस ऑफ नाउन्स, ठीक है। तो संज्ञाओं के कुछ विशिष्ट जो है प्रयोग भी होते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, एक संज्ञा है, उसका दूसरा प्रयोग हम किस तरीके से, संज्ञा मान लीजिए एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारे पास है, ठीक है, लेकिन हम वाक्य में उसका जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये होता है संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग। और उसी प्रकार से हमारे पास कोई जातिवाचक संज्ञा होगी, उसका जो है वाक्य में किस तरीके से यूज होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यूज होता है। जब एग्जाम में ये आएगा तो उस समय दिमाग घूम जाएगा। अगर इसको अभी आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो दोस्तों देखिए, एग्जाम्पल से कोई भी चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं। हम समझ गए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, हम समझ गए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई एक व्यक्ति होता है, मान लेते हैं हमारे पास, हम जानते हैं विभीषण को, ठीक है। विभीषण को सभी जानते हैं, आप, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ठीक है। विभीषण कौन थे, रावण का भाई है, ठीक है। रावण का भाई का नाम विभीषण था। तो विभीषण को हम जानते हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन क्या होता है, इसका प्रयोग हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में कर देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम, वह तो विभीषण निकला, ठीक है, वो तो विभीषण निकला, ठीक है। जबकि विभीषण कौन था, विभीषण रावण का भाई था, हम उसको जानते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन हम यहाँ पर विभीषण का यूज किस में कर रहे हैं, एक जातिवाचक, यानी कि बेईमान, ठीक है, जो अपने घर का भेद दूसरों को बताते हैं, ठीक है, बेईमानी करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमने विभीषण शब्द यहाँ पर यूज किया, यानी कि एक बेईमानी करने वाले लोगों की एक समुदाय या जाति से हमने उसको पूरा जो है कनेक्ट कर दिया। तो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा का यूज किस में कर दिया, जातिवाचक संज्ञा में कर दिया। उसी तरह से हरिश्चंद्र आप जानते होंगे, हरिश्चंद्र, ठीक है। तो हरिश्चंद्र जो है ईमानदार व्यक्ति, हरिश्चंद्र राजा थे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा थे। लेकिन इसका यूज हम कैसे करते हैं, आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, ठीक है। आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, ठीक है। हम बोल देते हैं आज के युग में हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। लेकिन देखिए वहाँ पर व्यक्तिवाचक था, लेकिन यहाँ पर हम इस हरिश्चंद्र के लिए मतलब किस चीज़ के लिए यूज कर रहे हैं, ईमानदार व्यक्तियों के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जयचंद भी कह सकते हैं। जयचंद किसको बोलते हैं, जो विश्वासघाती व्यक्ति होते हैं, इनको जयचंद बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के है कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जो थी उसको हमने जातिवाचक में इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। उसी तरीके से जातिवाचक संज्ञा भी कहीं पर ऐसा होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में यूज करते हैं। जैसे पंडित, ठीक है, पंडित एक जाति है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, जैसे पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भाई पंडित जो है जाति है, लेकिन यहाँ पर हम उसका किस तरीके से यूज कर रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। पंडित जी का मतलब है यहाँ पर पंडित नेहरू, ठीक है। तो पंडित नेहरू को हम जो है पंडित जी के नाम से यहाँ पर को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यानी कि हमने क्या किया, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में इस्तेमाल कर लिया। तो इसी तरीके से बहुत सारे ढेरों इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जहाँ पर इस तरह की कोई घटना दिखाई दे तो आप इसको समझ जाना, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें पद परिचय, ठीक है। पद परिचय यानी कि पद जो है पूरा पद का परिचय देना। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर एक सेंटेंस से देख रहे हैं, गीता ने गीत गाया, ठीक है। तो गीता ने गीत गाया, तो सबसे पहले हम कौन से शब्द को लेते हैं, गीता को लेते हैं। तो अगर हम गीता के बारे में बात कर रहे हैं, तो गीता के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले गीता क्या है दोस्तों, संज्ञा। अब मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख दिया, तो गीता क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है। गीता एक संज्ञा है। उसके बाद संज्ञा के भेद बताएंगे हम, ठीक है। तो पद का परिचय देते हैं, संज्ञा का प्रकार। तो किस प्रकार की संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है गीता, ठीक है। उसके बाद इसके लिंग की बात करेंगे। लिंग क्या है इसमें, स्त्रीलिंग, ठीक है। गीता जो है स्त्रीलिंग है। वचन कैसा वचन है, एक वचन, बहुवचन, तो एक वचन, ठीक है।
एक वचन है। उसके बाद इसमें कारक बताया जाता है। पद परिचय में इतने पद होते हैं, इतने स्टेप होते हैं। सबसे पहले इसमें संज्ञा बतानी होती है, फिर संज्ञा का प्रकार बताना होता है, फिर लिंग, फिर वचन, फिर कारक, और फिर उसके बाद जो संबंध क्रिया के साथ हो रहा है उसको बताना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कारक क्या है, कर्ता कारक है। ठीक है, कार्य कर रही है तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, ये कर्ता कारक है। ठीक है, कर्ता कारक, कार्य करने। गीता ने गीत गाया, गीत किसने गाया भाई, गीता ने गाया, तो ये कर्ता हुई। ठीक है, तो कर्ता कारक हो जाएगा, यहाँ पर कर्ता भी लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या गाया है इसने, गीत गाया है, तो क्या क्या क्रिया की इसने, ठीक है, गाया, गाया इसने। ठीक है, तो गाया है, तो इसने कुल मिला के क्या किया, गाने, क्रिया की, कर्ता। तो हमने यहाँ पर क्या इसका संबंध बता दिया हमने। ठीक है, जो गाना क्रिया है, जो गाना क्रिया है, तो उस गाना क्रिया की ये क्या है, कर्ता है, गीता। समझ में आया। तो कुल मिला के हमने कहा कि जब किसी पद परिचय दिया जाता है तो हमने जैसे सबसे पहले गीत का परिचय दिया, ये संज्ञा है। उसके बाद उसकी हमने बताया कि वो कौन सी संज्ञा है, उसका प्रकार बताया, उसके बाद इसका लिंग बताया, वचन बताया, कारक बताया, और उसका संबंध बताया क्रिया के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ हमने इतनी चीज़ें बताया। उसके बाद हम यहाँ पर बता सकते हैं गीत का परिचय बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गाया का परिचय बता सकते हैं। जिस तरीके से बाकी चीज़ें अभी अगर उसमें आती है एग्जाम्पल में, तो बाकी के सेंटेंस भी आते तो उसको भी आप इसी तरीके से आसानी से कर सकते हैं। इसमें कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ सकती है। ठीक है, तो अब आ गई दोस्तों बारी होमवर्क की। ठीक है, अब दूंगा मैं आपको होमवर्क यहाँ पर को। तो होमवर्क में आपके लिए एक क्वेश्चन है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, स्त्रीत्व शब्द में संज्ञा, तो स्त्रीत्व शब्द में जो है कौन सी संज्ञा आपको बताना है। ठीक है, इसको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद आपको बताने हैं। ठीक है, ये होमवर्क आपके लिए है। मैंने दो क्वेश्चन आपके लिए दे दिए हैं, तो आप इसको कमेंट करके मुझे बताएं। नंबर 1 तो ये है कि स्त्रीत्व जो शब्द है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, ये बताना है आपको। दूसरा जो है व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर दोस्तों यहाँ पर कुछ संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना। तो फटाफट से आप जो है, आपने पूरी क्लास ले ली है तो इसको कमेंट करो मुझे फटाफट से। और उसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आया, सेशन आपको पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, बाकी लोगों तक आपको इसको शेयर भी करना है, और बाकी वीडियोज़ के साथ मेरे साथ बने रहें दोस्तों। अगर कोई भी सुझाव, कोई कमेंट आपको करना है, कोई सुझाव देना है, तो आप मुझे दे सकते हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों की प्रतीक्षा करता हूँ सुझावों की। और बस लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर लो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।